30 मार्च 1994 यानी आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पूरे 32 साल पहले कर्नाटका पुलिस बेंगलोर में मौजूद एक घर जिसका मकान नंबर 81 रिचमंड रोड था उसके आंगन की खुदाई करवाती है। जमीन के अंदर थोड़ी सी खुदाई करने के बाद पुलिस को वहां से एक वुडन बॉक्स मिलता है जो कि एक साइड की तरफ थोड़ा टिल्ट था। जब उस बक्से को बाहर निकालकर खोला गया तो उसके अंदर से एक बेडशीट में और एक मैट्रेस में लिपटा हुआ एक औरत का कंकाल मिला। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ का कंकाल देखूंगी। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वो ये थी कि जिस जगह पर उस औरत को दफनाया गया था वहां पर पिछले कई सालों से शामें सज रही थी, पार्टियां हो रही थी, लोग डांस कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी को छोड़कर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग एक औरत की कब्र के ऊपर नाच रहे हैं। एक माँ थी वो, एक माँ बिल्कुल मेरी ही तरह। जिस औरत को वहां पर दफनाया गया था वो सिर्फ बेंगलोर या कर्नाटक की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एलीट फैमिलीज में से एक फैमिली की मेंबर थी और उसका नाम था शाकरे नमाजी खलीली, जो कि भारत के एक डिप्लोमेट अकबर मिर्जा खलीली की वाइफ थी। शाकरे का जन्म भारत के आज़ाद होने से ठीक 12 दिन बाद यानी 27 अगस्त 1947 को मद्रास की एक इंडो पर्शियन फैमिली में हुआ था। और आई डोंट नो हाउ बट पूरे परिवार के पास अर्ली 90s से सिंगापुर की भी रेजिडेंसी थी और शाकरे ने अपनी स्कूलिंग भी सिंगापुर से ही पूरी की। शाकरे के फादर का नाम गुलाम हुसैन नमाजी और शाकरे की मदर का नाम गोहरताज बेगम नमाजी था। और जो शाकरे के नाना जी थे वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, उनका नाम सर मिर्जा इस्माइल था जो कि अपने टाइम में जयपुर, मैसूर और हैदराबाद के दीवान रह चुके थे, जो कि वहां के सीधा महाराजाओं को रिपोर्ट किया करते थे। और अगर आज के टाइम के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो शाकरे के नाना जी उन तीनों प्रिंसली स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर थे। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर चाहे वो किसी प्रिंसली स्टेट का हो या किसी भी देश का हो, उसकी ग्रैंड डॉटर होना कोई आम बात नहीं है। और साथ ही जो शाकरे के दादाजी थे वो भी मिडल ईस्ट के और एशिया के एक काफी सक्सेसफुल ट्रेडर थे। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी शाकरे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया है उस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि शाकरे कितनी ज्यादा रॉयल और एलीट फैमिली से बिलोंग करती थी। शाकरे एक काफी ज्यादा खूबसूरत और साथ ही काफी पढ़ी लिखी लड़की थी और ईयर 1965 में जब उसकी उम्र 18 साल थी तो उसकी शादी उसके ही एक कजन अकबर मिर्जा खलीली से हो जाती है। अकबर शाकरे की सगी मौसी का लड़का था और ईयर 1959 से लेकर ईयर 1995 तक भारत का एक डिप्लोमेट भी था और अपनी डिप्लोमेटिक ड्यूटीज की वजह से उसको कई बार देश से बाहर भी रहना पड़ता था। शादी के बाद अगले 7-8 साल के अंदर उन दोनों की 4 बेटियां होती हैं और क्योंकि उन दोनों को ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था इसकी वजह से उनकी चारों बेटियों के जो बर्थ प्लेस थे वो अलग अलग जगहों पर थे, जिनमें से 2 का बर्थ प्लेस तो देश के अंदर ही था दिल्ली में और मद्रास में, और 2 का बर्थ प्लेस देश से बाहर था, जिनमें से एक का बर्थ प्लेस पेरिस यानी कि फ्रांस में था और दूसरी का बर्थ प्लेस अमान यानी कि जॉर्डन में था। शाकरे अपनी चारों बेटियों के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन उनमें से जो शाकरे की सेकेंड बेटी थी जिसका नाम सबा था, अगर वो ना होती या वो अपनी माँ को ढूंढने की ट्राई ना करती तो शाकरे की बॉडी या मैं कहूँ कंकाल कभी मिल ही ना पाता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। अकबर की पोस्टिंग जब भी किसी अलग देश में होती थी तो ज्यादातर शाकरे और उनकी चारों बेटियां एक साथ ही ट्रैवल किया करते थे, लेकिन जब ईयर 1976 में अकबर की पोस्टिंग ईरान में हुई तो उस टाइम पर शाकरे और उसकी चारों बेटियां इंडिया में ही रुक गई। शाकरे का ये स्टेप अकबर और शाकरे के रिलेशनशिप में एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला था और यही वो स्टेप था जिसकी वजह से आज मैं बैठकर इस पूरे केस पर वीडियो बना रहा हूँ। जिस टाइम के दौरान अकबर की पोस्टिंग ईरान में थी उस टाइम के दौरान शाकरे मद्रास छोड़कर बेंगलोर मूव हो गई और वहां जाकर कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट वगैरह के काम में बिजी हो गई। जिस टाइम के दौरान शाकरे बेंगलोर में थी उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान देश के अंदर एक लॉ पास हुआ था जिसको अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 के नाम से जाना जाता है। उस एक्ट के हिसाब से अगर किसी पर्सन के पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लैंड है तो सरकार उसको डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेगी। इस एक्ट की वजह से देश में काफी सारी एक्सट्रीम घटनाएं हुई और काफी सारे रजवाड़े परिवार जिनके पास इतनी पुश्तैनी जमीनें थी जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, उस तरह की फैमिलीज इस लॉ की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी और शाकरे का परिवार भी उनमें से एक था। और ईयर 1982 में एक दिन शाकरे को दिल्ली में किसी ने एक इसी तरह के आदमी से मिलवाया
जिसको इस एक्ट के लूप होल्स के बारे में अच्छी तरह से पता था और जिसने शाकरे से पहले भी कई लोगों की प्रॉपर्टीज बचाने में उनकी मदद की थी। और उस आदमी का नाम मुरली मनोहर मिश्रा था, जिसने बाद में अपना नाम चेंज करके स्वामी श्रद्धानंद रख लिया था। और जब शाकरे को इस चीज के बारे में पता लगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने कई लोगों की प्रॉपर्टीज बचाने में उनकी मदद की है, तो शाकरे ने स्वामी श्रद्धानंद को बेंगलोर आकर उसकी मदद करने के लिए कहा। जिसके बाद स्वामी श्रद्धानंद बेंगलोर जाता है और वहां जाकर शाकरे की जमीन से जुड़े कुछ मुद्दों में मदद करता है। और साथ ही शाकरे की और स्वामी श्रद्धानंद की जो बॉन्डिंग थी वो काफी ही कम टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और उसका रीजन ये था कि स्वामी श्रद्धानंद एक काफी स्वीट टॉकर और मैनिपुलेटिव किस्म का आदमी था। उसको सारे टैक्टिक्स पता थे कि किस आदमी से कैसे बात करनी है और किसी इंसान को किस तरह से बोतल में उतारना है। क्योंकि जिस टाइम स्वामी श्रद्धानंद शाकरे से मिला था उस टाइम तक शाकरे को लगभग 6-7 साल हो गए थे अपने हस्बैंड अकबर से अलग रहते हुए। शाकरे से मिलने के बाद स्वामी श्रद्धानंद एक चीज नोट करता है कि बेशक शाकरे के 4 ब्यूटीफुल बच्चे हों, लेकिन वो चारों बेटियां थी और शाकरे के मन में इस चीज को लेकर काफी मलाल था कि उसका कोई बेटा नहीं है। और उसने ये चीज भी फिगर आउट कर ली थी कि शाकरे की उसके हस्बैंड के साथ ना बनने के पीछे ये एक काफी बड़ा रीजन भी है। बस फिर क्या था, श्रद्धानंद स्वामी तो वैसे ही बनकर घूमता था, तो उसने शाकरे से प्रॉमिस कर दिया कि वो कुछ ऐसी तंत्र मंत्र ऐसी विद्याएं जानता है जिनकी मदद से वो शाकरे को पुत्र प्राप्ति में मदद करेगा। शाकरे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी और काफी मॉडर्न होने के बावजूद भी स्वामी श्रद्धानंद के इस जाल में, या मैं कहूँ इस पाखंड में फंस गई। बस फिर क्या था, स्वामी श्रद्धानंद का बेंगलोर आना जाना काफी ज्यादा रेगुलर हो गया और वो जब भी बेंगलोर जाता शाकरे के घर पर ही रुकता था, जैसे उनका कोई फैमिली मेंबर हो। शाकरे की बेटियों को स्वामी श्रद्धानंद बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वो उनकी माँ को उनके फादर के खिलाफ भड़काने का काम करता है। और साथ ही शाकरे की बेटियों की स्वामी श्रद्धानंद के उनके घर पर रुकने को लेकर अपनी माँ से कई बार बहस होती थी। कहीं ना कहीं शाकरे के पेरेंट्स को भी ऐसा लगने लगा था कि स्वामी श्रद्धानंद उनकी बेटी के दिमाग के साथ खेल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी वो शाकरे से करने के लिए बोलता था शाकरे बिल्कुल वैसा ही करती थी। और ऐसा लग रहा था कि शाकरे बड़ी बुरी तरह से मैनिपुलेट हो चुकी है। ईयर 1985 में शाकरे अपने हस्बैंड अकबर से डाइवोर्स ले लेती हैं और इस न्यूज से शाकरे की बेटियां, उनके पेरेंट्स इंक्लूडिंग उनके हस्बैंड, सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि उनकी शादी को ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके थे, 4 ब्यूटीफुल बच्चे थे और ना ही कभी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उन दोनों का डाइवोर्स हो जाना अचानक से ये सब लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी और किसी को भी इस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था कि अकबर का और शाकरे का डाइवोर्स हो चुका है। शाकरे की फैमिली अकबर और शाकरे के डाइवोर्स का जो ब्लेम था वो स्वामी श्रद्धानंद पर डाल रही थी, लेकिन उन लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में उन लोगों को शाकरे और अकबर के डाइवोर्स से भी ज्यादा बड़ी और शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। क्योंकि डाइवोर्स के सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही शाकरे ने स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। ये चीज होने के बाद तो शाकरे के पूरे परिवार ने उसको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया और उससे बातचीत तक करना बंद कर दिया। शाकरे के पूरे परिवार में सिर्फ उनकी बेटियां ही बची थी जो उनसे कभी कभार बात कर लेती थी। शाकरे के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो बेसिकली उसकी फैमिली ने उसके नाम पर इसलिए कर रखी थी कि ताकि आगे चलकर वो शाकरे को और उसके बच्चों को मिल सके। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद से शादी के बाद उन लोगों को ये डर लगने लगा था कि कहीं शाकरे स्वामी श्रद्धानंद के बहकावे में आकर अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम ना कर दे। और इस डर की वजह से शाकरे की फैमिली उसके ऊपर प्रॉपर्टीज रिलेटेड काफी सारे केसेस कर देती है। और उन केसेस की वजह से शाकरे ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली से बचाने के लिए उनकी जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो स्वामी श्रद्धानंद के नाम कर दी। वैसे तो शाकरे ने अपनी प्रॉपर्टी की जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो स्वामी श्रद्धानंद के नाम उस पर विश्वास करके की थी, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद शाकरे को यह डर भी लगने लगा था कि कहीं स्वामी श्रद्धानंद ही उसकी प्रॉपर्टी न हड़प ले। इस टाइम के दौरान शाकरे की अपनी सेकंड बेटी सबा से ऑलमोस्ट रेगुलरली ही बात हुआ करती थी। सबा अपनी माँ को बोलती है कि वो मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती है और इसके लिए वो कुछ ही टाइम के बाद मुंबई मूव करना चाहती है। और इस चीज़ को लेकर शाकरे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थी, बल्कि वो अपनी बेटी को बोलती है कि वो मॉडलिंग में करियर बनाने के बजाय लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। शाकरे को सबा का मॉडलिंग करना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ईयर 1990 में सबा अपनी तीनों बहनों के साथ इटली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाती है। मुंबई आने के बाद से सबा की अपनी माँ के साथ फ़ोन पर डेली बातचीत होने लगी और शाकरे सबा को कम से कम दिन में 2 से 3 बार कॉल किया करती थी। वैसे तो ये लोग फ़ोन पर नॉर्मली जर्नल चीज़ें ही डिस्कस किया करते थे,
थे, लेकिन ये फ़ोन कॉल्स उनके डेली रूटीन का एक बहुत ज़रूरी पार्ट बन चुकी थी। और फिर एक दिन सबा अपनी माँ के फ़ोन का वेट करती रहती है, लेकिन कोई फ़ोन कॉल नहीं आती। और जब से सबा मुंबई आई थी, ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी माँ ने उसको दिन में फ़ोन ना किया हो। सबा 2-3 दिन तक वेट करती है कि शायद उसकी माँ किसी काम वगैरह में बिजी होगी और इसकी वजह से फ़ोन नहीं कर पाई। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए और कोई फ़ोन कॉल नहीं आया तो सबा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और सबा फिर खुद से अपनी माँ को फ़ोन करती है और फ़ोन स्वामी श्रद्धानंद उठाता है। वो सबा को बोलता है कि शाकरे किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए हैदराबाद गई है और जैसे ही वहां से वापस आएगी वो उसकी बात करवा देगा। कुछ दिन बाद सबा फिर से ट्राई करती है और इस बार स्वामी श्रद्धानंद उसको बोलता है कि उसकी माँ किसी डायमंड मर्चेंट की शादी अटेंड करने के लिए कच्छ गई है। सबा एक बार फिर से ट्राई करती है फ़ोन करने का और इस बार स्वामी श्रद्धानंद उसको बोलता है कि उसकी माँ का कोई टैक्स रिलेटेड इशू चल रहा है और इसकी वजह से वो बात नहीं कर सकती। सबा को अपनी माँ से बात किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और जब भी वो फ़ोन करती थी स्वामी श्रद्धानंद ही फ़ोन उठाता था और हर बार कोई ना कोई बहाना देकर टाल मटोल कर देता था। फोन पर अपनी माँ से बात ना होने के कारण और स्वामी श्रद्धानंद के बहाने सुन सुनकर सबा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और उसको लगने लगा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है। जिसके बाद वो चुपचाप बिना किसी को बताए मुंबई से सीधा फ्लाइट लेकर बेंगलोर आ जाती है। एयरपोर्ट से वो सीधा अपनी माँ के रिचमंड रोड वाले घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को ढूंढने की ट्राई करती है, पर वहाँ उसको उसकी माँ तो नहीं मिलती, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद उसको वहीं पर मिलता है। वो सबा को बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगी, लेकिन जो बात मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है और मैं चाहता हूँ उसको तुम अपने तक ही रखो। दरअसल तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किलों के बाद प्रेग्नेंट हुई है और ये बात मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बताना चाहता था। मुझे लगा कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है, क्योंकि हम 4 बहनें हैं तो मुझे लगा कि अब शायद उन्हें एक बेटा चाहिए। जिसके बाद सबा उससे उस हॉस्पिटल का एड्रेस मांगती है जहां पर उसकी माँ को रखा गया था, लेकिन इस चीज़ में भी पहले तो वो काफ़ी आनाकानी करता है और वो बोलता है कि समझने की कोशिश करो, ये बच्चा तुम्हारी माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं तुम्हें कोई एड्रेस नहीं दे सकता। लेकिन जब सबा ने उसको ज़्यादा ही पुश किया तो उसने अमेरिका के एक हॉस्पिटल रूजवेल्ट हॉस्पिटल का उसको एड्रेस दिया। हॉस्पिटल की डिटेल्स मिलने के बाद सबा को लग रहा था कि चलो फाइनली अब उसे कम से कम ये तो पता चल गया कि उसकी माँ है कहाँ पर। और अपनी माँ के लिए वो एक तरह से खुश भी थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन सीधा अमेरिका जाने से पहले उसने एक बार हॉस्पिटल में फ़ोन करके कंफर्म करने का सोचा। और जब उसने हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी माँ उस हॉस्पिटल में कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं गई। और इस चीज़ को लेकर सबा पूरे गुस्से में स्वामी श्रद्धानंद से बात करने गई और स्वामी श्रद्धानंद ने उससे कहा कि मुझे पता था तुम अपनी माँ को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगी और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। दरअसल तुम्हारी माँ लंदन में है, बिल्कुल सेफ है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उससे कांटेक्ट करे और इसीलिए मैं तुम्हें उसका एड्रेस भी नहीं दूंगा। मैंने कहा स्वामी जी, आपने कहा था हॉस्पिटल रूजवेल्ट, यही नाम था ना? पर वो तो वहाँ है ही नहीं। फिर उसने कहा ओ मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं जानता था तुम उससे कांटेक्ट करोगी और उसे आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने नहीं बताया वो कहाँ है। वो लंदन में है और वो बिल्कुल ठीक है। तो सबा ने उससे कहा कि तुम अगर हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं दे सकते तो कम से कम मेरी फोन पर बात करवाओ या मुझे वहां का नंबर दो। जिसके बाद स्वामी श्रद्धानंद एक नंबर डायल करता है और प्रिटेंड करता है कि उसने उसी हॉस्पिटल में फोन किया है जहां पर शाकरे भर्ती है। लेकिन जब तक सबा लाइन पर आती तब तक उसने खुद से ही वो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और ऐसा भी वो लगातार कई दिनों तक करता है और सबा को अलग अलग बहाने देता रहता है। और जब भी सबा ज्यादा ही जिद करती अपनी माँ से बात करने की तो वो उल्टा उसको ही गिल्ट देने लगा कि कहीं तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में या तुम्हारी किसी गलती के चक्कर में कहीं तुम्हारी माँ को या बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ तुम ही होगी और अपने आप को जिंदगी भर कोसोगी। और अगर तुम अपने आप को जिंदगी भर कोसने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी अभी बात करवा देता हूँ। उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान सबा काफी ज्यादा डाउट में थी कि क्या उसको स्वामी श्रद्धानंद पर शक करना चाहिए या वो कोई गलती तो नहीं कर रही उस पर शक करके। और इस चीज को लेकर सबा काफी ज्यादा सोच रही थी कि तभी अचानक से सबा को एक दिन अपनी माँ का पासपोर्ट वहीं घर से ही मिल जाता है। इसके बाद सबा को एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि उसकी माँ कहीं लंदन या यूएसए वगैरह में नहीं है, वो इंडिया के अंदर ही है।
लेकिन कहाँ है ये चीज सिर्फ एक ही इंसान को पता हो सकती थी और वो था स्वामी श्रद्धानंद। और इस टाइम तक सबा के सब्र का बांध भी टूट गया था और उसको स्वामी श्रद्धानंद के बहाने सुनते सुनते ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था। और फाइनली सबा डिसाइड करती है कि अपनी माँ को ढूंढने में अब वो पुलिस की मदद लेगी, जिसके बाद वो जुलाई 1992 में बैंगलोर के अशोकनगर पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उस रिपोर्ट में वो लिखवाती है कि उसका शक उसकी माँ के पति स्वामी श्रद्धानंद पर है। जिसके बाद पुलिस स्वामी श्रद्धानंद से पूछताछ करती है, उसके घर पर जाकर तलाशी भी लेती है और कई बार सख्ताई से भी पूछती है, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था कि मैं खुद उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता कि शाकरे कहां पर है, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। इस टाइम के दौरान शाकरे के नाम पर टैक्स रिलेटेड नोटिस वगैरह भी आए और उन पर शाकरे ने साइन भी किए, लेकिन उसने वो साइन कहां से किए इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा था। ईयर 1992 से लेकर 1994 तक पुलिस जिस तरीके से इस केस पर काम कर सकती थी, शायद से पुलिस ने उतना सीरियस होकर इस केस पर काम नहीं किया। और फिर एक दिन सबा के सब्र का बांध टूट गया और वो सीधा पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर सब पर चिल्लाने लगी, सारे पुलिस वालों को गालियां देने लगी। सबा वहां जाकर सब पर अपनी भड़ास निकाल रही थी, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस दिन उस ऑफिस के अंदर पुलिस के काफी सीनियर ऑफिसर पी कोड़ादांद्र मैया मौजूद थे। वो सबा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और सबा उन पर भी चिल्लाने लगती है, लेकिन वो सबा को शांत करते हैं, उसको आराम से बिठाकर उससे बात करते हैं। सबा उनको पूरी बात बताती है और सबा से बात करने के बाद वो इस केस की बागडोर खुद संभालते हैं और इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। पी कोड़ादार मैया जी इस केस में अपने बेस्ट ऑफिसर्स को लगाते हैं। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि चाहे कुछ भी करो, शाकरे का पता लगाओ और इस केस को सोल्व करो। केस की दोबारा से जांच शुरू हुई और सारा शक एक बार फिर से स्वामी श्रद्धानंद पर ही गया, लेकिन पुलिस को डर था क्योंकि वो ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल लेकर बैठा हुआ था और इस चीज की वजह से पुलिस उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि वो उल्टा पुलिस पर ही केस कर सकता था। पुलिस उससे एक हद में रहकर ही पूछताछ कर पाई, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच भी इस केस को क्लोज ही करने वाली थी, लेकिन इस केस में काम कर रहे कांस्टेबल महादेव साहब अपना दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि जब इतनी रिच फैमिली है तो चांसेस हैं कि इनके जो नौकर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने होंगे और पिछले कई सालों से इनके घर पर काम कर रहे होंगे। महादेव साहिब स्वामी श्रद्धानंद के घर पर काम कर रहे एक नौकर राजू से बातचीत करते हैं और अपना बातचीत करने का तरीका वो उसके साथ एक पुलिस वाले की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रखते हैं और बड़े ही कम टाइम में वो उसको अपना ड्रिंकिंग पार्टनर भी बना लेते हैं। जब भी वो दोनों ड्रिंक करने बैठते थे तो महादेव साहिब ड्रिंक करने का प्रिटेंड करते थे और सारी दारू राजू को पिलाकर उससे जानकारी निकालने की कोशिश करते थे। एक दिन राजू काफी ज्यादा नशे में था और उसने बताया कि वो और उसकी वाइफ जोसेफिन पिछले कई सालों से उनके घर पर काम कर रहे हैं और जब उसने लास्ट टाइम शाकरे को देखा था, यानी उसकी जो मैडम थी उनको देखा था, तब वो सोई हुई थी और सेम डे उनके सर ने यानी कि श्रद्धानंद स्वामी ने एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मंगवाया था जिस पर पहिए लगे हुए थे और वो बक्सा घर के नौकरों को बोलकर सर ने मैडम के कमरे में रखवा दिया था, जिसके बाद हमें 100 रुपए देकर वहां से घर जाने के लिए बोल दिया था। फिर उसने क्या दिया, 100 रुपया दिया सबके लिए, सबको बांट दिया। पी कोडार मय्यम जी ने जिस ऑफिसर को इस केस का हेड बनाया था उनका नाम उज़्मतुल्लाह था और जब उनको राजू से मिली स्टेटमेंट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने राजू की वाइफ जोसेफिन को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब जोसेफिन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिछले कई सालों से वो और उसके हस्बैंड राजू उस घर में कुकिंग और क्लीनिंग का काम देखते हैं और जब उन्होंने लास्ट टाइम मैडम को देखा था तो उससे कुछ टाइम पहले से घर के आंगन में सर एक गड्ढा खुदवा रहे थे और वो गड्ढा शाकरे मैडम की देखरेख में ही खोदा जा रहा था। साथ ही वो ये भी बताती है कि जब वो लोग 1 महीने की छुट्टी पर गए थे तो उससे पहले घर के आंगन में काफी सारे तुलसी के पौधे थे, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो घर के आंगन में सिर्फ एक ही तुलसी का पौधा था और उनके सर ने उससे उस पौधे की देखभाल करने के लिए बोला। और जोसेफिन ने एक और चीज बताई कि हर ईद के दिन उनके साहब पूजा करने के बाद उस पौधे में दूध डालते हैं और ये चीज उज़्मतुल्लाह साहब को फ्लैश हुई क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके गांव में ब्राह्मण लोग जब भी किसी की डेथ होती थी तो वहां पर एक पौधा लगाते थे और उसमें दूध डाला करते थे। और साथ ही उज़्मतुल्लाह साहब को एक और चीज डाउटफुल लग रही थी कि पिछले काफी टाइम में स्वामी श्रद्धानंद ने काफी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी जो कि शाकरे के नाम थी और उसकी पावर ऑफ अटर्नी स्वामी श्रद्धानंद के नाम पर थी, लेकिन उसने प्रॉपर्टी का वो हिस्सा नहीं बेचा था जहां पर वो घर बना हुआ था।
और उज़्मतुल्लाह साहब को लग रहा था कि वो हिस्सा उसने गिल्ट के कारण नहीं बेचा। जोसेफिन और राजू से बात करने के बाद पुलिस के पास वैलिड रीजंस थे स्वामी श्रद्धानंद पर शक करने के, और इस बार पुलिस डिसाइड करती है कि वो लोग उसको उठा कर लेकर आएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। और जब उज़्मतुल्लाह साहब स्वामी श्रद्धानंद को लेने उसके घर जा रहे थे तो एंड मोमेंट तक भी वो डाउट में थे कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे, और वो नहीं चाहते थे कि वो भूल कर भी गलती से भी किसी बेकसूर को सजा न दे। लास्ट तक का भी डर मुझे, मैं गलती कर रहा हूँ क्या, मेरे तरफ से एक आदमी जेल में चला जाएगा ना, मुझे डर था। फाइनली पुलिस स्वामी श्रद्धानंद को उठाती है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और पूछ कर थक जाती है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद उनको कुछ नहीं बताता। वो एक ही चीज रिपीट करता रहा कि वो बेगुनाह है और उसको कुछ नहीं पता कि शाकरे कहाँ पर है। पुलिस ने अपने सारे तरीके अपना लिए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर एक दिन अज़मतुल्लाह साहब उससे अकेले में बात करते हैं और श्रद्धानंद स्वामी को कहते हैं कि वो भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं और वो भी नहीं चाहते कि वो किसी बेकसूर आदमी को इस तरीके के इल्ज़ाम में फंसाएं, तो जो भी सच्चाई है प्लीज़ मुझे बता दो। और इस पॉइंट पर पुलिस तो ऑलरेडी थक चुकी थी और शायद श्रद्धानंद स्वामी भी झूठ बोल कर थक गया था, और फाइनली वो अज़मतुल्लाह साहब के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है कि सर मुझसे जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस पॉइंट पर अज़मतुल्लाह साहब को लगता है कि चलो फाइनली अब शाकरे खलीली का जो सच है वो उन लोगों के सामने आने वाला है। 30 मार्च 1994 के दिन पुलिस की एक टीम स्वामी श्रद्धानंद को अपने साथ लेकर उसके घर पर जाती है, और वहां जाकर स्वामी श्रद्धानंद एक चौक से कुछ टाइल्स को मार्क करता है और पुलिस को बोलता है कि शाकरे इन्हीं टाइल्स के नीचे है। पुलिस श्रद्धानंद के द्वारा मार्क की गई टाइल्स के नीचे खुदाई करवाती है, और कुछ देर तक खुदाई करने के बाद वहां से एक लकड़ी का बक्सा निकलता है, और जब उस बक्से को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक मैट्रेस, एक बेडशीट और एक नाइट गाउन में लिपटा हुआ कंकाल निकलता है। अंगूठियों को देखकर और नाइट गाउन को देखकर शाकरे की माँ और जोसेफिन कंफर्म करते हैं कि वो कंकाल शाकरे का ही था। स्वामी श्रद्धानंद पुलिस को बोलता है कि शाकरे को भले ही दफनाया तो उसी ने था वहां पर, लेकिन शाकरे को उसने नहीं मारा। वो बोलता है कि उसने शाकरे से एक बेबी बॉय का प्रॉमिस किया था और इसकी वजह से शाकरे ने उससे शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद शाकरे को लगने लगा था कि वो कोई बाबा नहीं है बल्कि एक ढोंगी है, और जो बेबी बॉय को उसने प्रॉमिस किया है वो भी झूठा है। और शाकरे को ऐसा भी लगने लगा था कि मैं उसकी प्रॉपर्टीज हड़पना चाहता हूँ, और इसीलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज की पावर ऑफ अटर्नी है वो मैंने अपने नाम करवाई है। साथ ही वो बोलता है कि शाकरे के दिमाग में हर टाइम यही चीज़ें चलती रहती थी और वो मुझे एक कुत्ता बनाकर रखती थी। शाकरे से बुरी तरह से जलील होकर और उससे बार बार बेइज्जती करवाने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने डिसाइड किया कि वो उसको जान से मार देगा। इस चीज़ को अंजाम देने के लिए वो घर के आंगन में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बहाने एक गड्ढा खुदवाता है और एक फर्नीचर वाले के पास जाकर वहां पर एक लकड़ी का कस्टम बक्सा बनवाता है। और 28 मई 1991 के दिन उनके जो नौकर थे राजू और उनकी वाइफ जोसेफिन, उनके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी और इस चीज़ के लिए उनको आंध्र प्रदेश जाना था। और उस दिन राजू और जोसेफिन के गांव जाने से पहले वो राजू की मदद से वो लकड़ी का बक्सा कमरे के अंदर रखवाता है। और उस पॉइंट पर राजू नोटिस भी करता है कि शाकरे मैडम काफ़ी गहरी नींद में सोई हैं। उसका प्लान ये था कि जब शाकरे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पीती है तो वो उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसको दे देगा। लेकिन उसके सारा कुछ करने से पहले उस दिन शाकरे नींद में ही मर गई, यानी शाकरे की जो डेथ थी वो एक नेचुरल डेथ थी। शाकरे के मरने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आया, उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था और इस पॉइंट पर उसने नौकरों को जल्दी जल्दी घर से भेज दिया और शाकरे को मैट्रेस में और बेडशीट में लपेटकर उस डब्बे के अंदर डाल दिया। सारी चीजें उसके प्लान के हिसाब से हुई थी एक्सेप्ट शाकरे की डेथ को छोड़कर। वो बोलता है कि हालांकि वो गड्ढा उसने शाकरे को मारकर उसमें दफनाने के लिए ही खुदवाया था, लेकिन फिर उसको याद आया कि शाकरे ने भी एक बार उससे कहा था कि अगर वो मर जाए तो उसकी बॉडी को उसी घर के आंगन में दफना दे। वो हमेशा कहा करती थी, यार मैं मरी तो इसी प्रॉपर्टी में मरूंगी और यही मेरी कब्र बना देना। मैंने कहा यार ऐसा क्यों कहती है। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं था, सारे एविडेंस सर्कमस्टांशियल थे और किसी ने भी उसको शाकरे को मारते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब उस डब्बे के ढक्कन की जांच हुई और शाकरे के ऊपर जो बेडशीट लिपटी हुई थी उसकी जांच हुई
तो उनके ऊपर से शाकरे के नाखूनों के निशान दिखाई दिए, जिसका मतलब है कि शाकरे ने उस डब्बे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, यानी कि स्वामी श्रद्धानंद ने शाकरे को जिंदा ही दफना दिया था। शाकरे को जिस टाइम उस डब्बे में डाला गया उस टाइम वो नींद की गोलियों की वजह से बेहोश थी, और जो गोलियां उसने शाकरे को दी थी उन गोलियों का पत्ता भी उस घर से ही बरामद हुआ। स्वामी श्रद्धानंद ईयर 1994 से लेकर 1997 तक जेल में रहता है, और ईयर 1997 के एंड में इस केस का ट्रायल शुरू होता है और साल 2005 में उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और 22 जुलाई 2008 के दिन उसकी जो फांसी की सज़ा थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया जाता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, लाइफ सेंटेंस, यानी कि अब वो पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा है जेल के अंदर ही रहेगा।